चयन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से मैंने 2 पार्ट पर चर्चा कर रखा हूं। आज हम पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जो भारत का संवैधानिक विकास है, अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको 2 चरणों में व्यक्त कर रखा हूँ। एक कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। कंपनी का शासन तो ऑलरेडी मैंने पिछले पार्ट में चर्चा कर रखा हूँ। आज हम ताज के शासन पर चर्चा करेंगे। ताज का जो शासन 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1857 ईस्वी में जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनकी सारी शक्तियाँ छीनकर, मतलब राजस्व संबंधी शक्तियाँ और उसके बाद प्रशासन संबंधी शक्तियाँ को हस्तांतरित ब्रिटिश राजशाही के हाथों में कर दिया जाता है। उसके बाद इस अधिनियम में कुछ मुख्य बातें हैं, उसी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया, नोट करते जाइए, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। साम्राज्य घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट, जैसे ही महारानी विक्टोरिया भारत का शासन संभाल ली, उन्होंने तुरंत भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय कर दी, और इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दूसरा पॉइंट, भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। जैसे मैंने पढ़ाया था कि भारत में पहले द्वैध दोहरी शासन प्रणाली थी, जैसे कोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको समाप्त कर दिया गया। और भारत में तीसरा पॉइंट, भारत में जो सचिव का पद सृजन किया गया, जो सचिव का पद था वह इंग्लैंड का ही व्यक्ति होता था, वो भी इंग्लैंड के संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट पॉइंट करके आप लोग नोट करते जाइए। और जो भारत का सचिव था, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। इस तरह से यह अधिनियम चला था। अगला अधिनियम आता है, एकदम एक पॉइंट नोट करते जाइए। नेक्स्ट है 1761 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। क्या हुआ था? जब ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन सही तरह से चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है, तो उन्होंने भारतीयों को परिषद में, यानी जो कानून बनाने की परिषद थे, उसमें शामिल करने की शुरुआत कर दी। तो उसमें क्या हुआ था? 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में जो लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था, उन्होंने 3 भारतीयों को, पहला बनारस का राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और उसके बाद सर दिनकर राव को भारतीय कानून परिषद में मनोनीत किया गया। इस प्रकार भारतवासियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, जो बंगाल था, सीमांत प्रांत थे और पंजाब था, उसमें विधान परिषद का गठन किया गया। उसके साथ ही भारत के जो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वीटो पावर प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में देखिए, जो भारत में जो चुनाव प्रक्रिया था, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की स्थापना किया गया। दूसरा पॉइंट, भारतीयों को राजस्व संबंधी प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अगला आता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। देखिए, 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, क्योंकि जो मार्ले, नोट करते जाइए, जो मार्ले नामक व्यक्ति थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और उसके बाद जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद जो मार्ले मिंटो था वह भारत
में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर दी थी। मतलब मुस्लिमों को निर्वाचन के लिए अलग से प्रतिनिधि के लिए उपबंध किया था, प्रतिनिधियों की व्यवस्था किया था। और उसके बाद जो निर्वाचन सदस्य का जो चुनाव होता था उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही भाग लेते थे। इस प्रकार जो लॉर्ड मिंटो को भारत का सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय को जो भारत के सचिव और वायसराय के कार्यकारी सहायता के लिए भारतीयों को परिषद में नियुक्त किया गया। इस प्रकार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम कार्यकारी परिषद के सदस्य हुए और यही प्रथम विधि अधिकारी हुए हैं। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना किया गया। प्रथम है राज्य परिषद, दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा को राज्य परिषद को आज जो राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, केंद्रीय विधानसभा को जो आज लोकसभा के रूप में जाना जाता है। जो 1919 का जो अधिनियम है इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेस्क्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। इसमें दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, जो प्रांतों में द्वैध शासन थे उस शासन का प्रवर्तन किया गया और उसका प्रांतों के लिए जो विषय था उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला है हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। और इसमें देखिए हस्तांतरित में जो प्रांतों का विषय था दो भागों में बांट दिया गया। जो हस्तांतरित विषय था इसमें सिर्फ वायसराय का ही अधिकार होता था। जैसे इसमें कुछ विषय हैं जैसे कि शिक्षा, उसके बाद चिकित्सा संबंधी, मंदिर में जो दान देने की प्रथा थी उससे संबंधित, ये सीधे जो वायसराय था उसके हाथों में था। और उसके बाद एक विभाग को बांट दिया गया था आरक्षित। आरक्षित में जो परिषद के कार्यकारी सदस्य होते थे वो और गवर्नर जनरल दोनों इस पर अधिकार होता था। इसके विषय थे जैसे पुलिस, वित्त, भूमि कर इत्यादि ऐसे इस पर विषय होते थे। और ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, प्रांतों के द्वैध शासन के जनक कौन थे? आप तुरंत बताएंगे कि लियोनस कार्टियस। प्रांतों के द्वैध शासन के जनक हमेशा पूछा जाता है कि जो भारत में द्वैध शासन था इसके जनक कौन है? तो लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस ये प्रांतों के जनक थे। और उसके बाद 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद राज्यों के लिए जो राज्यों के लिए बजट को अलग कर दिया गया। मतलब जो बजट था संपूर्ण भारत का था, लेकिन उस समय राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग बजट को अलग कर दिया गया। इस तरह से शासन व्यवस्था चलती थी। अगला आता है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। यह जो अधिनियम है संवैधानिक दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग इसको हम मिनी संविधान ही कहते हैं। मतलब जब तक हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक वह 1935 के अधिनियम के द्वारा ही हमारे देश में शासन चलते थे। और इसमें देखिए 321 धाराएं, जो यह है 321 धाराएं का मतलब जो आजकल आप लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद वही है। सेम ये मत समझिए कि धाराएं क्या है, धाराएं वही अनुच्छेद है। और 10 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ इसमें वर्णन किया गया है। और 1935 के अधिनियम में जो आज जैसे सूची है, जैसे सूची तीन संघ होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसी तरह 1935 ईस्वी के अधिनियम में भी ऐसा वर्णन किया गया है। संघ सूची में 59 विषय होते थे और राज्य सूची में 54 विषय, और जो समवर्ती सूची होती थी उसमें 36 विषय होते थे। लेकिन जो यह था
चल नहीं सका। चल इसलिए नहीं सका कि जो भारत था, भारत संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। मतलब उत्तरी भारत ही अंग्रेज़ों का गुलाम था, दक्षिणी भारत नहीं था। वहाँ पर जो वहाँ के राजा होते थे वो खुद अपना शासक चलाते थे। मतलब उसको हम बोलते हैं देसी रियासत। वही जो देसी रियासत थे इस अधिनियम को स्वीकार नहीं किए, जिससे जो यह संघ सूची का जो विषय था यह संपूर्ण देश में लागू, संपूर्ण देश क्या कहीं पर लागू नहीं हो सका। उसके बाद देखिए जो प्रांतों में जो दूसरा पॉइंट, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ किया गया। मतलब खुद सेल्फ प्रारंभ किया गया, मतलब स्वयं के लिए। उसके बाद केंद्र में द्वैध जो शासन की स्थापना हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और सांप्रदायिक निर्वाचन जो थी उसका विस्तार हुआ और निर्वाचन के लिए जो भारतवासियों का मताधिकार था उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इस तरह से 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम चला था। आगे हम 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर चर्चा करेंगे। यह 20 फरवरी 1947 ईस्वी में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कर दिया जाएगा और जो शासन प्रशासन है उनको सौंप दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और उसके बाद 3 जून 1947 ईस्वी में एक योजना पारित हुआ, वो भी जिसको हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य की स्थापना होगी और इसी योजना को मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और इसी में कुछ मुख्य बिंदु इसी पर चर्चा करेंगे। और इस योजना में यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान में दोनों राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, यानी वायसराय पर समाप्त कर दिया गया। और इस तरह भारत के प्रथम या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। और ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका जवाब देंगे सी राजगोपालाचारी। और दूसरा बिंदु है इसमें, मतलब इस अधिनियम में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग अधिराज्य होंगे और दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होगा और उस माध्यम से शासन चलेगा जब तक ये दोनों देश अपना संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। तब तक 1946 ईस्वी में जो संविधान का बना था छोटी मोटी, उसी के माध्यम से शासन चलता रहेगा। इस तरह से भारत का संवैधानिक विकास समाप्त होता है और